इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ। महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इंडिया न्यूज पर फडणवीस ने एनसीपी के समर्थन को पूरी तरह खारिज कर दिया। फडणवीस ने साफ किया कि त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ। महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इंडिया न्यूज पर फडणवीस ने एनसीपी के समर्थन को पूरी तरह खारिज कर दिया। फडणवीस ने साफ किया कि अगर किसी के साथ गठबंधन होगा तो वो शिवसेना ही है। एक बात मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि गठबंधन अगर होगा, सरकार में अगर हमारे साथ कोई आएगा तो वो शिवसेना आएगी, नहीं तो हम हमारे बलबूते पर चलेंगे। दूसरा कोई सरकार में हमारे साथ गठबंधन में आने का मुझे कोई चांस अभी तो नहीं दिखता। इंडिया न्यूज से खासतौर पर बातचीत में फडणवीस ने साफ किया कि उनकी सरकार आदर्श और सिंचाई घोटालों की तह तक जाएगी। अलग विदर्भ राज्य को लेकर फडणवीस ने कहा कि वक्त आने पर पार्टी पर फैसला लेगी। हमें तो राजधर्म का पालन करना है और राजधर्म ये कहता है कि जहां जहां घोटाला हुआ है, जहां जहां घपला हुआ है, जहां जहां सरकार के पैसे का में अनियमितता हुई है, ऐसे हर जगह की हमने तफ्तीश करनी चाहिए। वो नियम के अनुसार तफ्तीश होगी। तफ्तीश होते समय व्यक्ति कौन है इसका विचार हम नहीं करेंगे। इंडिया न्यूज से सीएम फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी ने उनसे कुर्सी बचाने के लिए नहीं, जनता के हित के लिए सरकार चलाने के लिए कहा है। मोदी जी ने कहा, देवेंद्र, सरकार बचाने के लिए सरकार मत चलाओ, जनता के लिए सरकार चलाओ, सरकार बचेगी और अगर नहीं बचेगी तो जनता वापस चुनकर देगी। मैं ऐसा मानता हूं, अब जो सरकार चलेगी वो जनता के हित के लिए हमको चलाना है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम महाराष्ट्र में स्वतंत्र रूप से काम करेंगे क्योंकि दिल्ली में भी हमारी सरकार है। आज दिल्ली हमारे लिए बड़ा भाई है। हमको इस बात का सुकून हमेशा रहेगा कि हमारे ऊपर नजर रखने वाला और हमको मदद देने वाला एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा है और इसलिए हम निर्धास्त होकर, बिंदास्त होकर यहाँ पर काम कर पाएंगे। हमारे काम में कभी भी वहां से दखलंदाजी नहीं होगी। हम गलती करेंगे तो जरूर पूछा जाएगा। जो मदद हमको लगेगी, बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह दिल्ली हमारे पीछे खड़ी होगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस सत्ता संभालने के बाद आज पहली बार अपने गृह क्षेत्र नागपुर पहुंच रहे हैं। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई हैं। नागपुर एयरपोर्ट से फडणवीस के घर तक एक भव्य रैली निकाली जाएगी। इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने वित्त और शहरी विकास मंत्रालय अपने पास रखा है। इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विनोद तावड़े को गृह मंत्रालय और एकनाथ खड़से को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में शिवसेना शामिल हो सकती है, लेकिन शर्तों के साथ। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में शामिल होने के लिए शिवसेना ने बीजेपी से डिप्टी सीएम के पद की मांग की है। शिवसेना ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आगाह किया है कि वो लोगों को हल्के तौर पर न लें और सलाह दी है कि वो आम आदमी की उम्मीदों को पूरा करें। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि नई सरकार उस नवविवाहित महिला की तरह है जो शुरू में अपनी सास को खुश करने के जतन करती है। इस मामले में सास है। महाराष्ट्र के लोग आप लोगों को हल्के तौर पर नहीं ले सकते। शनिवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 21 अक्टूबर को अहमदनगर जिले में हुए दलित हत्याकांड की गहन जांच के आदेश दिए। पंकजा मुंडे आज उस गांव में जाएंगी जहां पर यह हत्याकांड हुआ था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता ताई और उनकी बेटी दिविजा ने अलग विदर्भ राज्य की मांग करके चौंका दिया। वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे, वेगळा झालाच पाहिजे, वेगळा झालाच पाहिजे। भाई देवेंद्र फडणवीस की बेटी ने अपने पिता की स्पीच सुनकर कांग्रेस को हराने और बीजेपी को जिताने की भी अपील। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने देश में हाहाकार मचा रखी है। आप सब लोग बीजेपी को वोट दीजिए और देश को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। फडणवीस की मां ने बताया कि अलग विदर्भ राज्य की मांग का समर्थन हमेशा ही उन्होंने किया है, तभी अब सीएम बन चुके फडणवीस के सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है।
फडणवीस की ताजपोशी के तुरंत बाद उनके ही घर से विदर्भ राज्य की मांग उठने से बीजेपी हैरान है। चुनाव में पीएम मोदी एक महाराष्ट्र संगठित महाराष्ट्र के नारे की दुहाई देते रहे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपना आपा खो दिया। लैंड डील पर सवाल पूछे जाने पर वाड्रा भड़क गए और उन्होंने गुस्से में एएनआई का माइक झटक दिया। देखिए कैसे वाड्रा ने मीडिया से बदसलूकी की। Are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you serious? Idiot, it's a mistake. Sir, these questions are being asked repeatedly. Put your camera off. Are you nuts? What's wrong with you? And you're the right person to answer you. एनआई एडिटर समिता प्रकाश ने कहा कि उनकी लीगल टीम पूरी फुटेज देखेगी और उसके बाद कार्रवाई पर विचार करेगी। जो ये इवेंट हुआ है वो सैटरडे को हुआ है ये हादसा, तो अभी हमारी लीगल टीम जो है वो अब इसको देखेगी, फुटेज एग्जामिन करेगी और देखेंगे हम कि आगे क्या करना है। वहीं बीजेपी नेता शायना एनसी ने कहा रॉबर्ट वाड्रा की घबराहट से पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। जिस अंदाज से उन्होंने ना सिर्फ हाथ उठाया, फिर उनके एसपीजी को कहा कि पूरा फुटेज जो है डिलीट कीजिए, इससे स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला है। कहीं जो घबराहट सबके सामने पेश आ रही है, वो घबराहट एक प्रश्न चिन्ह भी उठाता है। शिमला में भारतीय सेना की एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आग काफी विकराल हो गई। दूर से ही आग की ऊंची लपटें नजर आने लगी। आग ने पूरी बिल्डिंग को जलाकर खाक कर दिया। ये बिल्डिंग सेना के दीपक प्रोजेक्ट की थी। आग कल रात करीब 9 बजे लगी। ये 2 मंजिला बिल्डिंग 150 साल पुरानी थी। बड़ी संख्या में दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। आग लगने से सेना के प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। पुणे के रेलवे स्टेशन पर देर रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। रेलवे स्टेशन की पहली मंजिल पर रेलवे स्टोर में आग लगी थी। 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के मेरठ में देर रात 3 लड़कों पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तीनों लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। जब यह हमला हुआ उस वक्त ये तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने का है। हमले में रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर कोई परिचित था जिसने वारदात को अंजाम दिया था। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने बीएसपी सरकार में मंत्री रहे बेदराम भाटी के बेटे को गोली मार दी। एक कार सवार ने उनको गोली मारी। पीड़ित रविंदर भाटी को नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद के बाद बाइक सवार बदमाशों ने 18 साल के एक लड़के को गोली मार दी। लड़के की हालत गंभीर बनी है। घटना से नाराज लोगों ने बदमाशों की बाइक में आग लगा दी और जमकर पथराव भी किया। इलाके में तनाव का माहौल। यूपी के कानपुर में एक दंपति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पति पत्नी केमिकल का कारोबार करते थे। आत्महत्या करने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ रेप करने वाले आरोपी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। रेप का आरोपी शादीशुदा था। मामला नाबालिग से रेप का है। लड़की को घर पर अकेले पाकर उसके साथ रेप किया गया था। रेप का आरोपी लड़की का किराएदार था। उसने वारदात के बाद लड़की को धमकाया भी था। जब लड़की की तबीयत बिगड़ी तो मामला सामने आया। इस वारदात के बाद से ही पीड़ित पिता बदले की आग में झुलस रहा था। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 15 में बदमाशों ने घर में घुसकर 25 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी दिलीप कुमार नाम के डॉक्टर के घर पर हुई। चोरी के वक्त दिलीप परिवार के साथ बाहर गए थे। चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़ गहने कैश चुरा लिया। साथ ही महंगे मोबाइल लैपटॉप पर भी हाथ साफ कर दिया। पड़ोसियों ने जब घर का ताला टूटा देखा तब जाकर चोरी का खुलासा हुआ। हालांकि चोर तब तक वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 2 बच्चों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। कैमरे में एक छोटा सा लड़का और लड़की चोरी करते दिखाई दिए। दोनों बच्चे शादी समारोह के दौरान बड़ी सफाई से एक बैग चुराकर फरार हो गए। बैग में ज्वेलरी, कैश, मोबाइल रखा था। पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक निजी बस के खाई में गिर जाने से 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग जख्मी भी हो गए। चंबा से हिमगिरी के लिए निकली निजी बस सियूर नाला के पास हादसे का शिकार हो गई। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में
भर्ती कराया गया है। यात्रियों में ज्यादातर वही लोग थे जो हिमगिरी से सलूनी सामान खरीदने या फिर रविवार की छुट्टी की वजह से घर जा रहे थे। जिस जगह बस हादसे का शिकार हुई वहां सड़क समतल थी। बस से कुछ ही दूरी पर सामने लकड़ी से लदा एक ट्रक भी आ रहा था। बताया जा रहा है कि बस चालक ट्रक को पास देना चाहता था और इस हड़बड़ी में बस बेकाबू होकर खाई में गिर पड़ी। हादसे वाली जगह पर कुछ देर दूरी तक बस के पहिए के निशान भी बने हुए हैं। चश्मदीदों का मानना है कि चालक ने हादसे से पूर्व ब्रेक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बस नहीं रुक पाए। हादसे में चालक की भी मौत हो गई है। बिहार के जमुई में गरही डैम में नाव पलटने से 12 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। डैम से 3 शव भी बरामद किए गए, बाकी की तलाश जारी। नाव में करीब 15 लोग सवार थे। हादसे के वक्त कुछ लोग तैरकर बाहर आ गए। लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया है। डूबने वालों में ज्यादातर लोगों की उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। यूपी के मथुरा में गोकुल बैराज पर मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। गुस्सा है किसानों ने कई बसों में तोड़फोड़ मचाई और उसे आग के हवाले कर दिया। देखते देखते बस से धू कर जल लगी। बड़ी संख्या में किसान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे थे। मौके पर पहुंची पुलिस से उनकी झड़प हुई, फिर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने गोकुल बैराज पर जाम लगा रखा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो किसान पुलिस वालों से भिड़ गए, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस के लाठीचार्ज में कुछ किसान घायल भी हो गए, जिसके बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। गुस्साए किसानों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए किसानों ने पुलिस वालों को दौड़ा दिया। किसानों ने पुलिस वालों पर जमकर पत्थर बरसाए। किसानों के गुस्से के आगे हार मानती दिखी पुलिस वाले भाग खड़े हुए। उनके पीछे पीछे किसान भी पत्थर बरसाते दौड़ पड़े। पुलिस के लाठीचार्ज करने से किसान इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने आती जाती गाड़ियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस वालों ने भी सख्त रुख का अख्तियार किया। पुलिस पर पथराव कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं। दरअसल गोकुल बैराज के निर्माण के लिए किसानों की जमीन ली गई थी, लेकिन कई सालों बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद कई दिन से वो आंदोलन कर रहे थे। आज के किसानों का गुस्सा इसके बाद भड़का तो वो हंगामे पर उतरा। यूपी के मथुरा में गोकुल बैराज पर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने करीब 500 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तारी उनकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर रेडियो पर देश से मुखातिब होंगे। मन की बात कार्यक्रम में सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर यह कार्यक्रम प्रसारित होगा। इससे पहले 3 अक्टूबर को पीएम ने रेडियो से देश को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने लोगों से सुशासन और दूसरे मुद्दों पर विचार मांगे थे और अच्छे लगने पर कार्यक्रम में साझा करने की बात कही थी। शनिवार को प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स को हाई टी पार्टी दी। पीएम ने पार्टी में मौजूद ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि वो बिना किसी डर के फैसले लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की टैगलाइन सशक्त भाजपा सशक्त भारत रखी गई है। मोदी पहले सदस्य बने और उनकी सदस्यता दिल्ली में रिन्यू हुई। वो पहले गुजरात बीजेपी के सदस्य थे। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के साथ चलने की अपील करते हुए कहा कि देश में विविधता है तो बीजेपी में भी दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद को पार्टी का दूसरा सदस्य बनाया। यह अभियान 31 मार्च 2015 तक चलेगा। इस बार पार्टी के सभी मौजूदा सदस्यों की सदस्यता रिन्यू की जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया। इस नंबर पर मिस कॉल करने भर से सदस्यता नंबर जारी हो जाएगा। बीजेपी का दावा है कि इस अभियान में 10 करोड़ लोगों को सदस्यता दिलाकर सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी। अमित शाह ने इस मौके पर लोगों से बीजेपी से जुड़ने की अपील की। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। चारों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। सदस्यता गंवाने वाले विधायकों में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रविंद्र राय, नीरज कुमार बबलू और राहुल शर्मा शामिल हैं। इन चारों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ वोट जाने की बात कही। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव 3 नवंबर को राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। एसपी से राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद ही मुलायम सिंह से राज्यसभा जाने से मना कर दिया था। अमर बोले, मुलायम से रिश्ते काफी पुराने हैं, इसलिए टिकट नहीं मिलने का दुख नहीं है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि नहीं मनाने के आरोप लगने के बाद पीएम मोदी ने 14 नवंबर को होने वाली पंडित नेहरू की 150वीं जयंती की तैयारियों पर चर्चा के लिए बैठक की।
सूत्रों से हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी जामा मस्जिद के शाही इमाम के कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी को न्योता भी नहीं मिला है। हालांकि इमाम बुखारी ने न्योता देने का दावा किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने फरीदाबाद की कृष्णा कॉलोनी में झाड़ू लगाई। ये अभियान 7 नवंबर तक चलेगा। यूपी के संभल में साईं शंकराचार्य विवाद को सुलझाने को लेकर हुई धर्म सभा में एक साईं भक्त ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस शख्स ने साईं बाबा के खिलाफ लिखे पर्चे साधु संतों को बांटकर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ हुई धर्म सभा में एक साईं भक्त ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस शख्स ने साईं बाबा के खिलाफ लिखे पर्चे साधु संतों को बांटकर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेसी पिछले दिनों बीरभूम में हुई हिंसा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन और सुजैन खान के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी। अभी पता नहीं चल पाया है कि तलाक के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन ने आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया था, जिसे कोर्ट ने मान लिया। ऋतिक और सुजैन की शादी साल 2000 में हुई थी। इनके 2 बच्चे ध्यान और रिधान हैं। दिसंबर 2013 में ऋतिक और सुजैन ने अपनी 14 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला किया। अपनी पत्नी नीता अंबानी का 50वां जन्मदिन मनाने वाराणसी पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने परिवार सहित गंगा आरती की। इस दौरान घाट की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुकेश और नीता अंबानी ने गंगा आरती के बाद हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। उन्होंने पूरे परिवार के साथ वहां पर काफी वक्त गुजारा। इससे पहले नीता और मुकेश अंबानी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 2.5 मन दूध से उनका अभिषेक किया और काफी देर तक विधिवत पूजा। सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस खिलाड़ी ने छेड़खानी करने वाले की पिटाई भी की। आरोपी ने भरे बाजार खुद को पीटता पाया तो अपने कई दोस्तों को भी बुला लिया। बाद में जब महिला खिलाड़ी और उसके परिजनों ने थाने पर हंगामा किया, तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के फिरोजाबाद में एक छात्रा ने मनचले को सरेआम चप्पलों से पीट दिया। बेंगलुरु पुलिस ने स्कूल में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में स्कूल की प्रिंसिपल विजयंती और डायरेक्टर प्रमोद आर्या को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ बच्चों की हिफाजत के लिए बने विशेष कानून पॉक्सो की धारा 21 के तहत भी मामला दर्ज किया। उत्तराखंड के कोटद्वार में 8 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। 27 साल का आरोपी लॉ का छात्र है। मध्य प्रदेश में काली कमाई के एक और कुबेर का खुलासा हुआ है। उज्जैन में जल संसाधन विभाग के एसडीओ के घर पर लोकायुक्त ने छापे कर करोड़ों की संपत्ति का पता लगाया। यूपी के लखनऊ में एक व्यापारी ने 37 लाख रुपए की लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। यूपी की सुल्तान पर पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर 2 हफ्ते पहले व्यापारी से 95,000 की लूट का खुलासा किया। चंडीगढ़ में बदमाशों ने कारोबारी से 1 करोड़ रुपए लूट लिए। लूट के दौरान बदमाशों ने कारोबारी पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दिल्ली पुलिस ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरजान एटीएम में पैसे डालने वाली कंपनी में काम करता था। एटीएम से पैसे डालने के दौरान वो कुछ पैसा अपने पास रख लेता था। इस तरह से 1 साल के अंदर उसने 1 करोड़ का गबन किया। दिल्ली के मालवीय नगर में डेंगू से एक बच्चे की मौत पर जमकर बवाल हुआ। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई। लोगों के हमले से 2 डॉक्टर समेत 5 कर्मचारी जख्मी हो गए। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के वक्त वो घर पर अकेली थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नागपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 बार बालाओं समेत 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया। अपने सपनों का आशियाना नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों निवेशकों ने कई बिल्डर के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 18 में जीआईपी मॉल के सामने जमकर प्रदर्शन किया। निवेशकों का आरोप है कि कई बिल्डर्स ने उनसे 100% पैसा लेकर तय समय सीमा के 2 साल बाद भी फ्लैट पर कब्जा लिया।